सर्किट में जब करंट, देखो करंट क्या होता है, करंट होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं। ठीक, 10th क्लास में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, चार्ज कूलम में, और टाइम की यूनिट सेकंड हो जाती है। ठीक है, ये होता है एम्पेयर। और करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिमिट आपकी जाएगी जो, वो डेल्टा टी टेंस टू 0। ठीक, सो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सपोज करो ये वायर है मेरे पास, ये बल्ब मैंने लगाया हुआ है। ठीक, सो ये बैटरी मैंने लगाई हुई है। तो जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है ये। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके, इस प्लेट से मूव करके इस तरफ जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन ये मानी जाएगी। ठीक है, अब जो बल्ब है बेटा, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो भी एटम से बना हुआ है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें एटम से बनी है, और एटम है तो क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि यहां जो बल्ब का जो फिलामेंट होगा, इस पे कोलिजन्स होंगे। ठीक, और जब कोलिजन होता है तो क्या क्रिएट होता है, हीट क्रिएट होती है, और हीट जब क्रिएट होती है तो क्या क्रिएट होता है, लाइट क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये सारा आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो हम पेमेंट करते हैं, बिजली का जो बिल भरते हैं, वो किसका बेचते हैं, इलेक्ट्रॉन की कंजम्पशन का नहीं बेचते हम बिल। बिल नहीं भरते हम इलेक्ट्रॉन की कंजम्पशन का, हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का पैसा देते हैं। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ा है तुमने, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। ठीक है, और वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट के। यानी इस केस में अगर आप बैटरी बढ़ाते जाओ तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ती जाएगी, और करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के लिख लेते हैं हम, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। अब इसमें एक और फॉर्मूला हम ऐड कर देंगे, जैसे ये हमने लिखा V इक्वल टू आई आर, और R में हम क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई। ये भी 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। L क्या होता है, लेंथ। A क्या होता है, एरिया। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, V इक्वल टू आई, R की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, तो इन तीनों डायग्राम में ये दिखाने की कोशिश करिए कि एरिया को मैंने कम कर दिया है, लेंथ को मैंने पार्ट्स में कर दिया है। ठीक है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है, ये हम समझने वाले हैं। और 2 क्वांटिटीज़ और हम इसमें इंसर्ट कराएंगे फॉर्मूले में। तो ये हो गया V इक्वल टू आई रो एल बाई ए, हो गया, हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, आई आर आई रो एल बाई ए, तो कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने के बाद आर ही आ जाएगा, आर के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इसको ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, आई अपॉन ए रो एल। ठीक है, तो ये जो आई अपॉन ए है, ठीक है, इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। इसको बोला जाता है करंट डेंसिटी। ठीक है, सो जे आई बाई ए, सो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे रो एल। समझ में आ रहा है, सो दिस जे इज इक्वल टू आई बाई ए और करंट डेंसिटी। ठीक है,
तो ये एक्चुअली में क्या है, करंट पर यूनिट एरिया है। इसको और क्या बोल सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं इसको, V इक्वल टू जे रो एल कर सकते हैं। आई और भाई ए को मैंने क्या लिख लिया, जे लिख लिया, और रो और एल कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो एक चीज और हमने पढ़ी है, तो मैंने बार बार एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला, वेद, यानी V इक्वल टू ई इंटू डी। डी भी तुम्हारा क्या है, लेंथ जितना ही है मान लो, या इसको मैंने एल से रिप्रेजेंट कर लिया, तो डी और एल लगभग सेम ही है, सेम है मतलब। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V इक्वल टू ई इंटू एल, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, आगे ना बच्चे। ठीक है, सो E इंटू एल इक्वल टू जे इंटू रो इंटू एल, एल से एल कट जाएगा, क्या बन जाएगा, E इक्वल टू जे इंटू रो बन जाएगा। ठीक है, तो एक ये रिलेशन याद रखना है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला रिलेशन याद रखना है। अब इसमें एक और चीज हम डिफाइन करेंगे, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो है वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको जो है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, द वो रिलेशन ई जे, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा रेसिस्टिविटी होगी, तो एक कंडक्टिविटी भी चीज़ होती है, ये भी 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ई इक्वल टू जे, रो की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1/σ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, लिख लो इसको। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 3.6 अनसॉल्व, तो ये 10th लेवल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिंपल हमें लेंथ दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये निकालना है हमें रेजिस्टिविटी, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा इजीली। ठीक, लेकिन जो सेकंड पार्ट है, नहीं हो जाएगा, इसने में ही हो गया ये सॉल्व, ये तो फिर बस हमें रेजिस्टिविटी निकालना था। लेकिन रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, इसके 3 ग्राफ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स if an electric field is applied ठीक, तो अगर मान लो वो पहले से फ्री था, मान लो मतलब सपोज करो कि हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से नहीं लगाया, वो फ्री हो रहा है, तो जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि उसके एक जो डायरेक्शन है वो एक स्पेसिफाइड हो जाएगी और वो फिर उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन्स पे। यानी कि सपोज करो कि जैसे ये कंडक्टर है और अभी इधर उधर हैं, ये सब इधर उधर हैं सारे जो है, ऐसे 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 लाइक दिस हैं, इनका कोई स्पेसिफाइड नहीं है डायरेक्शन। अब जैसे ही मैंने इसको बैटरी से अटैच कर दिया, तो बैटरी से अटैच कर दिया तो क्या होगा कि अब इन सब की डायरेक्शन जो है स्पेसिफाइड हो जाएगी। ठीक, सो इफ electron is free to move, it will move contributing to a current। समझ गए? तो हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर से हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है। तो जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है तो वो मॉलिक्यूल ऐसे घूमेंगे जैसे गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मान लो कि एक चैम्बर बना दिया मैंने, तो उनका कोई डायरेक्शन रैंडम नहीं है,
मतलब उनका जो डायरेक्शन है वो रैंडम है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, जैसे गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। और नेट जो करंट माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो सारे के सारे जो पॉइंट हैं, ये जो इनका मोशन रैंडमली हो रहा था वो अब ड्रिफ्ट करने लगेंगे और उनकी एक नेट डायरेक्शन तुम्हारी हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी लगाते ही क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है ना। बैटरी लगाते ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूं बेटा, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है ये फिगर 3.1, उसमें यही इन्होंने बात करी है सारी। तो मैं इसको थोड़ा और छोटा करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? इतना समझ में आया? तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक, तो ये सारे के सारे जो रैंडम मूवमेंट हो रहे थे, अब इनका ये डायरेक्शन क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इसके अंदर, और ये एक डायरेक्शन में, जैसे होता है ना पानी, जैसे एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग गया। जैसे आपने मोटर चलाई तो सारा का सारा पानी जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग गया है, नलके में आ गया पानी, ठीक है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, जो बैटरी हमने बाहर लगा रखी है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैटरी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अरे बैटरी एक तरीके का क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक है बेटा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ो, क्या आंसर दोगी इसमें। हाउ डज द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर गेट अफेक्टेड व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। क्या आंसर दोगी इसका, बताओ। तो जो पहला क्वेश्चन सीबीएसई में आया है तो बड़ा आसान हो गया, यही हम कर रहे थे ऊपर, देखो, और ये बोर्ड में आया हुआ है, एनसीईआरटी से उठ के आया क्वेश्चन ये सीधा, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यही सब अभी समझाया है, ठीक। ये जो ऊपर मैंने बताया इसी को लिखना है आंसर में, लेकिन एक नंबर में सीधा बस ये लिखना है कि एक्सपीरियंस करेगा फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ई, यानी इतना लिखने से भी काम चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें ओम्स लॉ यूज हो रहा है, और जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि एक रॉड है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये दे रखा है, इसकी लेंथ एल है, पोटेंशियल यहां पे वी अप्लाई किया हुआ है, इसको काट दिया हमने। अब कह रहा ना रॉड इज कट, रॉड को काट दिया हमने जी, पैरेलल टू इट्स लेंथ इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस, यानी यहां से काट दिया हमने इसको, ठीक। एंड जॉइंट एज शोन इन फिगर दिस, यानी इसको काटने के बाद ऐसे जोड़ दिया, ठीक। तो कह रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन अक्रॉस द लेंथ ऑफ 2L सो दैट द करंट इन द रॉड इज स्टिल आई, यानी करंट दोनों में सेम ही रहना चाहिए यहां पे, अभी भी कट करने के बाद भी। थोड़ा दिमाग लगाओ। सो इस केस में 4 गुना वोल्टेज हमें बढ़ानी पड़ेगी। फॉर्मूला हमारा ये था, V इक्वल टू आई रो L बाई ए, ठीक। अब एरिया जो है आधा हो गया, तो यहां पे एरिया कितना हो गया, A/2 हो गया। अब हमें क्या बताना था, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन सो दैट द करंट इन द कॉइल स्टिल आई, ठीक। तो लेंथ भी क्या हो गई, 2 टाइम्स हो गई थी यहाँ पे, भाई लेंथ जो थी पहले वो बढ़ गई थी ना, 2 टाइम्स हो गई ना लेंथ। तो जो V होगा उसमें हम अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो लेंथ की जगह पे क्या कर देंगे 2L, और एरिया की जगह पे क्या कर देंगे A/2, ठीक है। करंट पे तो कुछ करना ही नहीं है हमें, करंट तो सेम रहना है, तो ये रो हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये A हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ये आई रो L बाई ए, यानी वोल्टेज को, ठीक, 4 गुना अगर हम बढ़ाएंगे तो इसमें जो वैल्यू है 4V0, इसको V0 ले लेता हूँ, सेम रहेगी, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। अगर हमने मान लो लेंथ को भी कर दिया और एरिया को भी, लेंथ को बढ़ा दिया और एरिया को हमने हाफ कर लिया, ठीक है। अब ऐसा एक न्यूमेरिकल है जो कि 10th लेवल का है, लेकिन ये 12th में भी पूछा जा सकता है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो एक वायर है मेरे पास, इस वायर का रेजिस्टेंस है 3 ओम, ठीक है। इसको मेल्ट कर लिया मैंने, और मेल्ट करने के बाद इसको मैंने 3 टाइम्स इसकी लेंथ बढ़ा दी, स्ट्रेच कर लिया जो है। तो आप बताइए कि इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा।
जब हमने इसको मेल्ट किया, वॉल्यूम सेम रहेगा। मेल्ट जब हमने इसको मेल्ट किया तो वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है। तो अगर मान लो पहले वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ था, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया आपका, यहाँ पे वॉल्यूम में आपने 3 टाइम्स लेंथ बढ़ा दी है, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन एरिया को 3 टाइम्स कम होना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, A/3। अब निकाल ले जाओगे आप इसलिए इसको, सब कुछ वही पहले जैसा रहेगा, R रो L/A। पहले वाले का दिया है, इसको 3 ओम दिया हुआ है हमें, दूसरे वाले का निकालना है R डैश रो, लेंथ की जगह पे क्या लिख दोगे 3L, और एरिया की जगह पे क्या लिख दोगे A/3। क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 9 रो L/A। रो L/A पहले कितना था 3 ओम, यानी 27 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें बस ये याद रखना है कि वॉल्यूम रिमेन सेम। ठीक है। सो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है भाई, मूवमेंट से रिलेटेड ही है ये, मूव करना, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना। ठीक, तो अगर हम सपोज करो ये कंडक्टर हम ले लें और इसको मैग्नीफाई करें, तो ये कंडक्टर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है ना, बहुत सारे एटम्स हैं ना इसमें, है कि नहीं। यानी अगर ये कॉपर का बना है तो कॉपर के बहुत सारे इसमें एटम्स हैं, और इसको अगर मैग्नीफाई करा जाए तो इस तरीके से मिलेगी तुम्हें सिचुएशन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मूव कर रहा होगा, तो यानी इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे ना। ये रेड पेन से बना रहा हूं मैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, यस सर। अब इसको अगर बैटरी से अप्लाई कर दिया हमने, तो अभी जो मूवमेंट है, अभी हमारी मूवमेंट उतनी नहीं है। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसको बैटरी से अटैच कर दिया। ठीक, तो अब क्या होगा कि इसमें मूवमेंट होने लगेगी, और जो मैग्नीफाई हमने किया उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, कोलिजन देखने को मिलेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा होगा, एक तरफ का इसका जो एटम है इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, दूसरा वाला एटम इसको अपनी तरफ अटैक करना चाहेगा, तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगी इसकी। यानी इसकी जो मूवमेंट हो रही होगी कंडक्टर के अंदर, कुछ इस प्रकार की हो रही होगी। लाइक दिस, यूं। ठीक है, इस तरीके की कुछ इसकी मूवमेंट हो रही होगी, समझिए। तो ये आपस में ऐसे कोलाइड कर रहा होगा। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये इस तरीके की शेप है, ऐसे जा रहा है, ये यूं जा रहा है, 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 यूं जा रहा है। ठीक, मतलब इस पॉइंट से शुरू होके हमने ऐसे ही इमेजिनरी बना लिया कि भाई ऐसा सिचुएशन हुआ होगा। ठीक, तो ये इस पॉइंट तक गया, बी तक गया, फिर अब इस पे ऐसे डॉट डॉट बना लो। ठीक, तो ये इस बनाने से हमें क्या पता चल रहा है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉइंट से गया है तो मूव करते 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 हो सकता है किसी बी से कोलिजन खा के ये वापस इसी पॉइंट पे आ गया हो। तो एक कॉन्सेप्ट होता था बच्चों वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी, या वेलोसिटी अगर मैं बोलूं तो उसका फॉर्मूला होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। होता था कि नहीं, होता था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस सर। तो बेटा यहां पे ये मानना पड़ेगा हमें कि ऐसी सिचुएशन इसके साथ जरूर हुई होगी और इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होगी। ठीक है, क्योंकि भाई क्या होगा, जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करेंगे तो इसमें मूवमेंट स्टार्ट होगी, मूवमेंट स्टार्ट होगी तो कोलिजन होगा। ठीक है, ये कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन होगा तो हो सकता है कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। इतनी बात से सहमत हो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन सफर कर रहा है, कोलिजन बहुत सारे उसके कोलिजन्स हो रहे हैं। जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से मूव करके आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, यानी जिगजैग पाथ बन रहा है, और वो उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहा है। जैसे यहां से गया, मूव करता हुआ गया गया गया, यहां से फिर ये वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक, तो कोलिजन होने के बाद हो सकता है उसकी स्पीड सेम रहे, सेम नहीं भी रह सकती है,
और अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन्स है, अब सारे इलेक्ट्रॉन तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो ये मैथमेटिकली निकाल रहे हैं हम, तो मान लो अगर n इलेक्ट्रॉन से i की वैल्यू मैंने 1 से लेके n तक ले ली, तो इन सब की एवरेज वेलोसिटी 0 ले सकते हैं हम। ठीक है, इन सब की जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम 0 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि डिस्प्लेसमेंट इनका 0, यानी कि जिस पॉइंट से टकरा के गया है वापस उसी पॉइंट पे आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मूवमेंट तो हो ही रही है, हो रही है ना। इतनी बात समझ में आई? फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, जिसमें E क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू ये भी होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों का अगर इक्वेट कर दूं, इसको ऐसे भी ले सकता हूं, माइनस EE, तो माइनस EE इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो E इसमें क्या है? चार्ज, ऐसा ले सकता हूं। और मैं ये भी क्वेश्चन ले सकता हूं, V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक, ये हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख दूं? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दूं। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी मानूंगा कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट हुए। ठीक है, अब टाइम का थोड़ा पंगा यहां पे पड़ेगा कि टाइम का हम क्या लें। तो टाइम में हम क्या करेंगे? हम एजम्पशन लेंगे। तो ये जो t है, इस t की जगह पे हमें कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो उसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से गया, इस B से इस पे B से इसने कोलिजन करा, A और B का कोलिजन यहाँ पे हुआ, फिर ये वहाँ पर गया, ये C पे गया, तो यहाँ पे T1 टाइम लिया, यहाँ पे T2 टाइम ले लिया इसने, फिर इसने E के साथ कोलिजन किया, ये फिर वापस आ गया यहाँ पे, फिर इसने F के साथ कोलिजन किया, फिर वापस ये पॉइंट पे आ गया। तो अलग अलग टाइम पे कोलिजन हो रहा है इसका। तो हम क्या करेंगे? सबकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, यानी टाउ क्या है तुम्हारा? T1 प्लस T2 प्लस T3 है, जितने भी टाइम के यहाँ पे Tn जो भी कोलिजन हो रहा है और जो भी टाइम लग रहा है उसको हमने टाउ से रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो अब हमारी इक्वेशन क्या थी? V इक्वल टू U प्लस AT थी। U इसमें हमने 0 लिया था, हमने ये माना था कि स्टार्टिंग में जब हमने बैटरी नहीं लगाई तो सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर थे, ये भी अजम्पशन हमने लिया है। ठीक है, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लगाऊंगा मैं? माइनस EE, T को रिप्लेस कर दूंगा किससे? टाउ से। ठीक है, अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत एग्जाम में आती है, तो इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड है स्टूडेंट? ये सारा मैंने पढ़ा दिया। अब मैं अगर बोलूं ड्रिफ्ट, हाँ मूवमेंट तो हो ही रही है बेटा जो है, लेकिन ड्रिफ्ट को और कैसे रियल वर्ड से समझोगे? तो ड्रिफ्ट को ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक नाव है, छोटी सी नाव तुमने बनाई और नाव को पानी में रख दिया, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करके चलेगी। ये सिचुएशंस होती हैं ड्रिफ्ट की। और क्या हो गया? तुमने क्या बनाया? तुमने कोई पेपर लिया, उसको हवा में छोड़ दिया, तो ये पेपर यहाँ से हवा जो है इसको यहाँ पर लेकर आ गई। ये रियल मीनिंग होता है ड्रिफ्ट का जो है। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गए। कब आए मोशन में? जब हमने बाहर से बैटरी को अप्लाई किया, क्योंकि बैटरी क्या करेगी? इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और ये सारे के सारे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये नाव वाला एग्जांपल याद रखना, ये होता है रियल मीनिंग ड्रिफ्ट का जो है। ठीक है, तो इसके आगे भी हम अभी और इसकी डेरिवेशंस करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे।